हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। और इसके बारे में मेनली हम गुप्त वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी की है। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की ज्यादातर बुकों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आपने ये सब भी नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर कर, ठीक है, चैनल का नाम है एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो उसको ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम गुप्त वंश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह स्तंभ शिलालेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। दूसरा है, यह शिलालेख काव्य शैली में रचित है। तीसरा है, यह शिलालेख संस्कृत भाषा में हरिसेन द्वारा रचा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम देखते हैं कौन सा होगा। सही विकल्प का चयन करें। ए है केवल पहला और दूसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें समुद्रगुप्त को भगवान के बराबर बताया गया है। दूसरा है, हरिसेन ने उल्लेख किया है कि आर्यव्रत के शासकों को समुद्रगुप्त के राज्य का अंग मान लिया गया था। ठीक है, अब देखो आर्यव्रत के जो शासक थे वो कौन से थे, वो मेनली कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा ये थे। ठीक है, तो इनको क्या मान लिया गया था, समुद्रगुप्त का ही अंग मान लिया गया था, क्योंकि इन्होंने, इन सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में भी ये जो हरिसेन है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। हरिसेन जो लिखा जाता है सही रूप उसका ये है, एक मिनट, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, हरी शेन, ठीक है, हरी शेन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आ, वो हो जाएगा पहला, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृत भाषा में लिखा है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका गलत है, फर्स्ट वाला सही है कि इसकी बाणभट्ट किसका दरबारी था, हर्षवर्धन का था। इन्होंने हर्षचरित्र और कदम्बरी 2 बुक लिखी है। ठीक है, बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन भी एक कवि था, उसने भी कई सारी पुस्तक लिखी थी। अब देखो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाणभट्ट ने तो नहीं लिखी है लेकिन किसने लिखी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फोर्थ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन एक सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसे लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, वह कन्नौज का शासक था। दूसरा है, वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दूसरा कथन सही है, सी है दोनों कथन सही है और डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो कन्नौज का शासक नहीं था। ठीक है, उसकी राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पल्लव राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब में फैला था। दूसरा है, चालुक्य साम्राज्य कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं पहले हम। देखिए ये पल्लव जो थे
ठीक है। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी, और ये कावेरी नदी के डेल्टा में बसे हुए थे। ठीक है। चालुक्य जो थे, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। ठीक है चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। मैंने ही बता दिया आपको, ध्यान देना, एकदम से निकल गया। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल, और चालुक्य जो बसे हुए थे वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में बसे हुए थे। ठीक है। देखो, जितने भी राजवंश थे वो ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हुए थे। उसका मेन कारण ये था कि नदियों के किनारे क्या सुविधा होती है? नदियों के किनारे पानी की सुविधा होती है, और पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी बड़े शहर हैं भारत में, आपने देखा होगा ज्यादातर जो बड़े शहर हैं या तो समुद्र के किनारे बसे हैं, या फिर नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि बिना पानी के तो जीवन संभव है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एहोल महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एहोल के बारे में कौन सा सही है? पहला है, एहोल पल्लवों की राजधानी थी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा है, एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा रचा गया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो देखते हैं। पहला है केवल ए सही है, पहला सही है। बी है केवल दूसरा सही है। सी है दोनों सही है, पहला और दूसरा। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, कि एहोल जो अभिलेख है वो रवि कीर्ति ने लिखा था। और रवि कीर्ति किसके राज दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में थे। ठीक है। यानी कि एहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी, किसकी थी? चालुक्यों की, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया। और पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, कांचीपुरम साड़ियों के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। कांचीपुरम की साड़ियां भी मार्केट में आती हैं और काफी महंगी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त वंश के दौरान शासन प्रशासन विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि किस तरह का प्रशासन व्यवस्था वहां पर थी गुप्त वंश में, उसके बारे में हमें बताना है। पहला है ऑप्शन, गुप्त प्रशासक पद वंशानुगत थे। बिल्कुल सही है। जो प्रशासन के जो पद थे वो कैसे थे? वंशानुगत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति महामात्य है या सेना नायक है तो उसका बेटा भी सेना नायक बनेगा। ठीक है। अगर कोई मंत्री है तो उसका बेटा भी आगे जाके मंत्री ही बनेगा। तो पद कैसे थे? वंशानुगत थे। कभी कभी एक व्यक्ति अनेक पदों पर भी बना होता था। बिल्कुल सही है। ये दोनों चीज आपकी एनसीईआरटी में ही दी हुई है। एनसीईआरटी से बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही मिलेगा। अब देखिए, जो इसमें बताया गया है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो, ठीक है, हरीश सेन के जो पिता थे वो भी एक मंत्री थे। फिर बाद में हरीश सेन भी एक मंत्री बने, और हरीश सेन के पास एक से अधिक पद थे। कौन कौन से थे? संधि विग्रही, यानी कि दुश्मन देश से या पड़ोसी देश से कोई भी संधि करनी है वो। और एक प्रिय मंत्री भी थे, महादंड नायक, यानी कि एक उसके रूप में भी कार्य करते थे वो, जज के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है। और एक वो कवि तो थे ही, है ना। या उनको एक न्याय अधिकारी भी बोल सकते हैं, महादंड नायक, या एक न्यायिक अधिकारी भी उनको बोल सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। 8 का होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। ए है शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी। बी है व्यापारी समूह का नेता। सी है मुख्य शिल्पकार। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सार्थवाह का मतलब था व्यापारी समूह का नेता। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान शुरू हुई सामंत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सामंत सैन्य नेता थे। दूसरा है, उन्होंने वेतन के बदले भूमि अनुदान प्राप्त करना होता था उनको। तो आइए विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी पहला और दूसरा दोनों सही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों ही सही हैं। और सामंत के बारे में आप बहुत विस्तार से क्वेश्चन आंसर देखेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 और 3 में। ठीक है। ये जो सामंत थे ये धीरे धीरे इतने ज्यादा समृद्ध हो जाते थे कि बाद में ये राजा की सत्ता ही गिरा देते और खुद ही राजा बन जाते थे। ठीक है। तो देखिए, कुछ चीजें मैंने एनसीईआरटी से ली है, उनको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एनसीईआरटी में बहुत सारे गुप्त वंश के शासकों के बारे में दिया गया है, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, है ना, समुद्रगुप्त के बारे में, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और कई बार ना एग्जाम में इन सब का सीरियल भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से किस राजा ने
गुप्त वंश के किस शासक ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त वंश की, कौन सा प्रतापी राजा था, किसने क्या संधि ली थी, तो वो सबके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, श्रीगुप्त जो थे उन्होंने गुप्त वंश के संस्थापक थे या स्थापना की थी, ये हम बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पर थे घटोत्कच, और थर्ड नंबर पर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, और ये प्रथम गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है, और देखो ये जो थर्ड नंबर वाले हैं ना, इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, यानी कि गुप्त वंश जो बिल्कुल अच्छे तरह से समृद्ध हुआ था, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा दिया है एनसीईआरटी में, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और ये कविराज भी थे, यानी कि इनको कविता वगैरह काफी ज्यादा पसंद थी, और कविताएं भी करते थे, और ये भारत के नेपोलियन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने, इनके समय में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का, सॉरी, गुप्त साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था, और इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि किसानों के लिए इनका जो हृदय था वो बहुत अ, अ, अच्छा था, और मतलब ये इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी चीजें की। ठीक है, कर वगैरह में माफ करना, या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे किसान क्या हो, समृद्ध हो, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रामगुप्त, और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, सीरियल पूछा जाता है, सीरियल याद रखना, किसके बाद कौन सा राजा आया। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इन्होंने शकों को भगाया था, और शकों को भगाने के उपलक्ष्य में या खुशी में या यादगार के तौर पर इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, जो कहाँ था, बिहार में है। ठीक है, अभी भी है बिहार में। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को भगाया था। ये हूण या शक, ये कौन थे, ये बाहरी बाहरी लोग थे, जिनको इन गुप्त वंश वालों ने, गुप्त वंश के शासकों ने भगाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें चंद्रगुप्त के नवरत्नों के बारे में दिया था। ठीक है, दो तीन दे रखे थे, मैंने सारे ही इसमें लिख डाले हैं। देखो, चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न थे, देखो इस तरह से ही नवरत्न किसके दरबार में देखने को मिलते हैं, अकबर के में। ठीक है, या तो अकबर के में देखने को मिलते हैं, या चंद्रगुप्त सेकंड के में देखने को मिलते हैं। देखो, अमर सिंह के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अमर सिंह कौन थे, कवि थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है, धनवंतरी कौन थे, चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर आप बोल सकते हैं। हरिसेन लेखक थे। कालिदास कवि थे। वारामिहिर खगोल शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है वरुचि व्याकरण विद थे, यानी कि एक तरह से भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, और उन्होंने बहुत सारी चीजें भाषा के संबंध में लिखी हैं। वेताल भट्ट कौन थे, जादूगर थे। ठीक है, शंकु कौन थे, वास्तुकार थे। और कहपन्नक, कहपन्नक कौन थे, ज्योतिषाचार्य थे, है ना। और इनके समय में ही कौन सा चीनी यात्री आया था, इनके समय में ही फाइयान आया था, है ना। फाइयान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना। एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत ही विस्तार से एनसीईआरटी कराई जाती है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराए जा रहे हैं। आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। जो आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए, हम सारे क्वेश्चनों को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।